और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में दोस्तों, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो 12th एंड 11th के कॉमर्स के बच्चे वो सभी को मैं स्पेन ओसीएम पढ़ाता हूं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज आपके लिए सबके लिए लेके आ चुका हूं, जो भी 12th ओसीएम के बच्चे जो है फटाफट से आ जाओ, ये लेक्चर दोस्तों आपके लिए है। मैं बता दूं दोस्तों, हम लेसन नंबर 4 में है और बिजनेस सर्विस का ये जो लेसन है ये चल रहा है और उसमें भी दोस्तों लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। तो आई होप आप सभी ने अब तक लेक्चर नंबर 4 तक सब कुछ अच्छे से कर लिया होगा, उसके हैंड रिटन नोट्स भी बना लिए होंगे, आपने उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। तो दोस्तों लेकिन आज हम क्या करने वाले, आज हम लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस सा बात है। बाकी यार कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई, 12th में एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? देख रहे हो ना कितना फर्क है, 11th लाइक कितना इजी हुआ करता था, लेकिन एज कंपेयर टू 11th 12th कितना डिफिकल्ट है। आई होप आप ये चीज समझ चुके हो और अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर कोई बच्चा जिसने अब तक एक लेसन भी नहीं करा है, कोई ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आप नहीं स्टार्ट करते हो तो शायद फिर बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम ऐसे पढ़ाई से दूर मत हो जाओ, नहीं तो फिर एग्जाम में आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करने को मिल सकती है। रिवाइज करते रहो, ठीक है। सैटरडे संडे रिविजन का होता है और जो पुराने लेक्चर्स है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सर कुछ याद नहीं आ रहा, तो प्लीज उसको एक बार वापस देखो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, अब याद करने की छोड़ो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, सो दैट मैं यहाँ पे आपका डाउट जो है वॉइस के थ्रू क्लियर कर सकूं। बाकी कमेंट सेक्शन में फिर मैं मैसेज के थ्रू क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलो फिर आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों लेक्चर नंबर 4 में मैंने इंश्योरेंस क्या होता है इस पे एक लेक्चर बनाया था और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जो या तो आपके एग्जाम में 8 मार्क के लिए आएगा, 4 मार्क के लिए आएगा। जीरो की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो क्वेश्चन पूछे ही ना, तो या तो वो 8 मार्क के लिए आता है या तो 4 मार्क के लिए आता है। तो वैसा ही कुछ एकदम खतरनाक सा टॉपिक आज का ये लेक्चर को भी आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ये लेसन ही पूरा इंपॉर्टेंट है वैसे, सही बताओ तो सिर्फ वो बैंकिंग वाला पार्ट छोड़ के। दोस्तों ये आज जो आप टॉपिक देख सकते हो यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो बोर्ड पे, लाइफ, मराइन और फायर इंश्योरेंस, ये 3 इंश्योरेंस में से कोई एक क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में 1000% मिलने वाला है। तो ये तीनों की डिफरेंस बिटवीन भी आपको करनी है बहुत अच्छी तरह से, एकदम मार्क कर लो, एक एक लाइन याद कर लो, जैसे याद करना है करो, ये एग्जाम में आने वाला है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, भाई इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की पता है कितनी परसेंट है? 100% है। या तो ये आपको इसका टाइप्स पूछ लेंगे, सिंगल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताओ, या फिर इसकी डिफरेंस बिटवीन, वैसे डिफरेंस बिटवीन हर अटेम्प्ट में आया है और आपके अटेम्प्ट में भी आएगा। अगर आपके अटेम्प्ट में नहीं आएगा तो मैं शायद बोल दूंगा कि भाई सिलेबस ही फिर तो बदलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, क्योंकि ये भाई जितने भी 12th के पेपर हुए ना, ये क्वेश्चन उसमें आया है एज ए डिफरेंस बिटवीन। और अगर डिफरेंस बिटवीन से भी नहीं आए तो ऐसा समझो कि उसके बारे में टाइप्स पूछ लिया है। तो ये श्योर क्वेश्चन है, ठीक है, श्योर आना है एग्जाम में। टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आई होप आपको लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है पता है। जैसे अगर किसी की, देखो आपको दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 4 में ये सीखा था कि इंश्योरेंस जो है ना वो प्रोटेक्शन देता है, पर दोस्तों इंश्योरेंस जो है ना ये किसी की जिंदगी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी इंश्योरेंस में उस चीज को कवर किया है, ठीक है, उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। आई होप आपने ऐसा सुना होगा, या शायद आपके पेरेंट्स की भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है, कोई गलत बात नहीं इसमें। सेकंड फिर दोस्तों मराइन इंश्योरेंस। अब जैसे जो कुछ एनिमल लवर्स है जो वन पीस देखते होंगे, उनको पता होगा मराइन क्या होता है, ठीक है, या मरीन क्या होता है। दोनों वर्ड सही है, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि आप ब्रिटिश इंग्लिश कह रहे हो या जर्मन इंग्लिश कह रहे हो या कोई दूसरी। तो मराइन या मरीन कह लो, ठीक है। ये जो इंश्योरेंस है आप समझो दोस्तों, मराइन ये वर्ड पता है कहाँ आता है, ये पोर्ट के तरफ आता है। पोर्ट, अब बच्चा कह रहा है सर कुछ समझा नहीं, पोर्ट मतलब कैसा पोर्ट? दोस्तों हम जब वाटरवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते, वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते तो कैसे करते हो आप? बच्चा कह रहा है सर वो एक शिप होती है, एक वेसल होता है, या कोई बोट के द्वारा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हम वहां पे उसको ट्रांसपोर्ट करते, है ना, उसको वाटरवेज कहते हैं। और ये वाटरवेज जब अपने गुड्स को ऐसे बाहर निकालते हैं, भाई चलो भाई अपना स्टॉप आ गया, तो ये जो स्टॉप है दोस्तों इसको हम पोर्ट कहते हैं। अब ये जो पोर्ट है ना, यहां तक सामान बहुत अच्छे से पहुंच जाए, उस चीज के लिए भी तो इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अगर बीच रास्ते में समझो ना बाढ़ आ चुकी है, वो फ्लड, साइक्लोन आ गया, आप जब आ रहे थे बीच रास्ते में, चलो क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा, चलो ठीक है। आई होप आपको लाइफ इंश्योरेंस आता है। अगर कोई बच्चे को नहीं आ रहा मराइन, तो मैं उसके लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे दोस्तों ये अपना, ये मेरी शिप है, ये बहुत बड़ी शिप है, अभी फिलहाल ड्रॉइंग के लिए ये ऐसे समझो। ये दोस्तों मेरी बोट है, ये तुम्हारा भाई, ये सबको हाई कर रही है, ठीक है। मैं हूं दोस्तों अपना मुंबई में, मैं मुंबई पोर्ट से कहां जाऊं बताओ?
बच्चा कह रहा है सर चेन्नई चले जाओ, ठीक है भाई, ठीक है। समझो मैं चेन्नई पोर्ट चले गया, मैं मुंबई से चेन्नई चले गया, अभी चले गया मतलब मेरा एक डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने का। तो ये जो बोट है मुझे मुंबई से चेन्नई ले जानी थी। इस बोट में मैंने दोस्तों पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपीस का गुड्स था, 1 करोड़ रुपीस का गुड्स, ठीक है। अब सोचो यार, जब ये बोट मेरी पानी में यहां तक पहुंचेगी या यहां तक पहुंचे या यहां तक पहुंचे, या बाय एनी चांस मेरा सामान वहां पहुंचे ही नहीं, तो मैंने तो सिर्फ पानी में भेजा था और मैं वेट कर रहा था कि चेन्नई में आएगा कुछ, लेकिन आया ही नहीं, तो बेटे बेटे मेरे 1 करोड़ का नुकसान हो गया ना। मैंने तो मेरा 1 करोड़ का कुछ भेजा था पानी में कि भाई वाटरवेज के थ्रू मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा, चेन्नई में आ जाएगा, फिर चेन्नई से मैं उतार के अपने घर ले जाऊंगा, भाई चेन्नई पहुंचा ही नहीं, अब क्या करूं। तो इस चीज की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना, मेरे साथ तो गलत हो गया। तो इसके पीछे हमें, किसके पीछे हाथ होता है उसका, हमारे पीछे उसका वो होता है इंश्योरेंस दोस्तों। अब इंश्योरेंस क्या करती है, ये 1 करोड़ का आपसे प्रीमियम चार्ज कर लेती है इस गुड्स के बदले, और वो आपको ये पूरे 1 करोड़ गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस करा कर देती है। तो ये होता है इंश्योरेंस का काम, वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी। अब आप बोलोगे सर इसमें इंश्योरेंस का क्या फायदा है ना, इंश्योरेंस का क्या फायदा कि सर वो 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस करा कर दे रही है, इसमें इंश्योरेंस का क्या फायदा, इंश्योरेंस कंपनी ऐसे कैसे चलती है। दोस्त वो जो कमीशन लेते हैं वो हमसे ज्यादा लेते हैं, ठीक है। सेकंड जो है ना, इनका बिजनेस कैसे चलता है, ये बोट का सामान चेन्नई पहुंचे, ऐसा जरूरी नहीं ना कि हर केस में पहुंचेगा ही नहीं सामान। अरे 100 में से 1 या 2 केस होते हैं जिसमें सामान नहीं पहुंच पाता, ठीक है। कि चलो बाढ़ आ चुकी थी, बहुत ऐसा तेज तूफान आ चुका था जब ये शिप यहां तक जा रही थी और फिर वो पूरी शिप ही सिंक हो गई, शिप ही डूब गई, भाई चलो फिर तो समझ सकते हैं, फिर तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देने पड़ेंगे। लेकिन क्या हर कंपनी लेकिन दोस्तों क्या हर शिप डूबती है, नहीं ना। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ऐसे पैसे कमाते हैं। समझो ना यार, ये जो इंसान था, ये गुड्स कहा गया, ये जो इंसान था इसने मुंबई से चेन्नई गुड्स भेजे और ये गुड्स एकदम सही सलामत पहुंच गए। अब ये बेचारे ने तो इंश्योरेंस लिया था 1 करोड़ का, 1 करोड़ के इंश्योरेंस पे इसने 20 लाख प्रीमियम पे किया था, इसका 20 लाख तो ऐसे ही चले गया। अरे नहीं देता, लेकिन इसने सोचा कि बाई चांस मेरा गुड्स ना पहुंच पाए तो मेरे पीछे किसी का हाथ हो एज अ प्रोटेक्शन, और वो हाथ जो होता है वो इंश्योरेंस का होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ऐसा पैसा कमाते हैं कि हर केस में तो देखो इसके साथ नुकसान नहीं होएगा, हर केस में इंश्योरेंस वाले को पेमेंट नहीं करनी है। ऐसे काफी केस होते हैं, ऑलमोस्ट 80-90% टाइम हमेशा ट्रांजैक्शन जो होता है सही से हो जाता है, और इसके लिए इंश्योरेंस की कंपनी अभी जिंदा है भाई, नहीं तो अगर सबको पैसे चुकाने पड़ते तो शायद इंश्योरेंस का बिजनेस ही नहीं चलता। फिर ये दोस्तों फायर इंश्योरेंस, और फायर इंश्योरेंस का दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 4 में इतने एग्जांपल्स किए हैं ना, तो शायद आप इसे कनेक्ट कर पाओगे कि देखो ना यार, मेरा वेयर हाउस था, मेरे वेयर हाउस में आग लग गई, फायर हो गया भाई, वो वाली फायर की बात कर रहा हूं, और वो फायर ना लगे और अगर लग भी जाए तो मुझे नुकसान को कोई कवर कर दे दे, उस चीज का मैं इंश्योरेंस करा लूं, उसको फायर इंश्योरेंस बोलते हैं। अब दोस्तों ये टॉपिक्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ये लेक्चर अभी 7 महीने में स्टार्ट हुआ है। आई होप आपको लाइफ इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस तीनों बहुत अच्छे से आता है, और ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन में आ सकता है, मैं फिर गलत बोल रहा हूं, आ गया है, आने वाला है, याद कर लो, रट्टा मार लो, समझ के रट्टा मारना है बस, ठीक है। पर एग्जाम में वो श्योर आने वाला, आ गया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस द्वारा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में लोग क्या करेगा ना, या तो आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछ लेंगे, बाय एनी चांस डिफरेंस बिटवीन नहीं आता तो आपसे ये पूछेंगे फिर लाइफ इंश्योरेंस का टाइप्स बताओ, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है ये बताओ। वैसे तो दोस्तों ये क्वेश्चन पता है क्या करते हैं लोग, मैं बताता हूं। ये लोग पता है क्या करते, लाइफ और मराइन या मराइन और फायर दोनों में से किसी का डिफरेंस बिटवीन पूछ लेते, और जो बच गया उसको 5 मार्क के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो यार, अभी लाइफ इंश्योरेंस आई होप आप सभी को पता है, किसी भी अपने लाइफ की अगर देख, जो एक इंसान है अपने फैमिली का जो सबसे एल्डर मोस्ट मेंबर, वो क्या करते हैं ना, अपने नाम पे इंश्योरेंस करा लेता है, क्योंकि उनको पता है कि वही उन पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, जो ब्रेड बटर है सब वो जो एल्डर मोस्ट पर्सन है उन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कभी किसी दिन बाय एनी चांस, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन उनको कुछ हो जाए, जो एल्डर मोस्ट पर्सन है किसी भी फैमिली का, जो सिर्फ अकेले इंसान अर्न करता है, सोचो अगर वो इंसान को कुछ हो जाएगा तो फैमिली का क्या होगा, फैमिली कैसे चलेगी। तो वो इंसान के लिए भी एक पीछे एक सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करें उस पूरी फैमिली को, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ये कंसेप्ट होता है। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप रखना चाहते हो ना, आपको दोस्तों प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं चलता था कि मैंने एक बार प्रीमियम पे किया था, अरे सॉरी अगली बार मैं पेमेंट करना भूल गया प्रीमियम का तो माफ कर देना, नहीं। अगर आपने प्रीमियम पे करा तभी आप इस पॉलिसीज में कवर हो, नहीं तो आप नहीं हो कवर।
अब चाहिए वो प्रीमियम आपने एक दिन पहले ही क्यों ना भरा हो और उसी दिन आपका नुकसान हो गया, नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो प्रीमियम जब भी ऐसे ड्यू डेट आ जाती है ना, फटाफट पेमेंट कर देने का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों आप आज का लेक्चर का मतलब समझो। ये लेक्चर में ना दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा चीजें। जैसे दोस्तों ये टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है इस चीज का। इसमें आपको हेड पॉइंट्स याद होने चाहिए और अंदर के कुछ लाइन याद होने चाहिए। यह आंसर को याद करने का तरीका ही वही है। आप इसमें अपने मन से क्या लिख कर आ जाओगे मुझे भी नहीं पता, क्योंकि नहीं लिख सकते। इसमें कुछ सेंटेंसेस है जो आपको लिखकर ही आने हैं। हाँ, ऐसे 2-3 कुछ होंगे पॉइंट्स जिसमें आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं है। इसमें जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो आपको रेफर करना ही है और वही पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखकर आने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो दोस्तों क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहला है दोस्तों होल लाइफ पॉलिसी। आपने पूरी जिंदगी भर तक का अपना पॉलिसी ले रखा है, जिस दिन मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज मेरे फैमिली वालों को मेरा इंश्योरेंस की पेमेंट कर देना। इसे बोलते हैं होल लाइफ पॉलिसी। जैसे अभी हमने बात करी, पूरी फैमिली पे एक पर्सन पे डिपेंडेंट थी, तो वो अकेला इंसान जो है ना क्या करता है, अपना इंश्योरेंस करा लेता है। कौन सा कराता है, लाइफ इंश्योरेंस वाला। और वो लाइफ इंश्योरेंस जो है वैलिड रहे उसके लिए वो हमेशा पेमेंट करता रहता है। पेमेंट कैसे होती है, प्रीमियम के फॉर्म में, है ना दोस्तों। चलो आई होप ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने पहली बार ऐसा नाम सुना है कि लाइफ इंश्योरेंस भी होता है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, आई होप। ऐसा दुनिया से दूर कोई बच्चा तो नहीं है ना, मार्स या जुपिटर से आया कोई बच्चा नहीं ना अपने पास, है ना। सबने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस या होल पूरी जिंदगी का लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी। चलो अच्छी बात है। फिर क्या है, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी है ना दोस्तों, इट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। अब या तो स्पेसिफिक पीरियड या फिर उससे पहले आपकी डेथ हो चुकी है। जैसे दोस्तों मैं आपको ये सेकंड पॉइंट बताता हूं। जैसे ये एक इंसान था, यहाँ पे देखिएगा, आई होप आपको देखने मिल रहा है। जैसे दोस्तों ये एक इंसान था, इसने एंडोमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ एंडोमेंट, एक सेकेंड, हाँ एंडोमेंट, सही से पढ़ा नहीं स्पेलिंग, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये इंसान ने ये वाली पॉलिसी ले ली, एंडोमेंट वाली, ठीक है। अब ये इंसान ने पता है कितने साल की इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी भाई, इसने ली थी 5 साल के लिए। पर यमराज जी ने इसको थोड़ा जल्दी बुला लिया, इसको 2 साल के अंदर ही बुला लिया। अब इसको इंश्योरेंस पॉलिसी उसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट है वो इस इंसान को कब मिलना चाहिए। 5 साल की उसकी पॉलिसी थी, 5 इयर्स की उसकी पॉलिसी थी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, 5 इयर्स। लेकिन भाई की जो डेथ है वो हो चुकी 2 साल के अंदर ही पॉलिसी के, तो 3 साल बाद उसको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा या जब वो मर चुका है उसके थोड़े टाइम में उसको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे उसकी डेथ हो जाती है उसके तुरंत मिल जाएगा, या तो डेथ और डिफाइनाइट पीरियड, डिफाइनाइट यानी कि जितना पीरियड बताया गया है, जो भी उसमें से पहले होता है। चलो अब है दोस्तों नेक्स्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज अ लोएस्ट प्रीमियम। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दोस्तों एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मिलेगी और यहाँ पे आपको सबसे कम प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज। इसमें जो दोस्तों आप प्रीमियम पे करते हो ना, जैसे हमने डिसाइड किया था 100 रुपया, मैं पूरी जिंदगी भर देखो महीने में हर मंथ के एंड पे मैं देखो हमेशा 100 रुपये ही दूंगा, ठीक है, 100 से ज्यादा नहीं। मतलब कि पूरे साल का देखो 1200 रुपये मिलेगा एज अ प्रीमियम। चलता है, डन है। आज से 100 साल 200 साल जब तक मैं जिंदा हूं मैं तब तक तुझे इतना ही पेमेंट करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी। अब बच्चा कह रहा है सर इसको हमें याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल याद करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर क्या है, देखिए एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी दोस्तों ये एक ना यार मतलब अपना इंस्टॉलमेंट की तरह है। एन्युटी का मतलब ये होता है दोस्तों, आप ईएमआई पे कुछ चीज खरीद रहे हो तो आपको हर महीने उस चीज की पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरह से ही दोस्तों जब आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो ना, आपको एन्युटी इंश्योरेंस प्लान में जो पॉलिसी है आपको दोस्तों हर महीने प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जब आपने प्रीमियम पे करा, वो लोग आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की जो पॉलिसी का जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। चलो लाइक पेंशन पेमेंट स्कीम, ठीक है, एन्युटी पॉलिसी अपन ने किया। मनी बैक पॉलिसी, देखे तो क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों, ये पॉलिसीज आपको याद करनी पड़ेगी। चाहिए था तो मैं इस लेक्चर को ना सिर्फ ऐसे बोल सकता था कि ये आपको याद करना पड़ेगा, इसे समझा के कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम कि हमारे साइड से भी आपको कुछ इनपुट प्रोवाइड करें और आपको और याद करने में थोड़ी सी आसानी हो। मनी बैक पॉलिसी क्या है यार, देखिए रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम अशॉर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड गारंटीज अ फुल सम अशॉर्ड इन इवेंट ऑफ डेथ। मनी बैक क्या बोलता है, रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम अशॉर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड गारंटी करता है कि आपको पूरा पैसे देंगे अगर आपकी डेथ हो जाती है। तो एक बार वापस पढ़ते हैं, रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम अशॉर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। मनी बैक में दोस्तों जब आपका जिंदगी भर चल रहा है, जैसे आप अभी 50 साल के हो
मैं आपको प्रीमियम का 10 लाख रुपए दूंगा, जिससे आप 65 के होते हो। मैं आपको मेरे इंश्योरेंस फैसिलिटी का 70 लाख रुपीज दूंगा, सीधा 10 से 70 आ गया मैं। जिस दिन आपकी मौत हो जाएगी मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगा, मनी बैक। आपको आपके पैसे मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, थोड़े इंटरवल होंगे बीच में। रेगुलरली इसमें 4 इंटरवल्स होता है, लाइक 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपकी पूरी इंस्टॉलमेंट, आपकी पूरी इंश्योरेंस की पेमेंट होती है। जैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी से पूरे 1 करोड़ लेने थे, ये 1 करोड़ आपको तभी मिलेंगे जब आपकी डेथ हो जाती है ना। डेथ से पहले भी आपको पेमेंट चाहिए कुछ, तो ये वाले लोग, ये मक्खी भागे यहां से, ये वाले लोग मनी बैक पॉलिसी जो है दोस्तों, ये लोग आपको 4 इंटरवल में आपको आपकी पॉलिसी का फायदा करके देंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा। चलो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चेकर एग्जाम में देखेगा कि यार ये लाइन इसने लिखी है कि नहीं। फिर क्या, चाइल्ड इंश्योरेंस। यार देखो, अपने बच्चों से किसको प्यार नहीं है, और अगर उनको कुछ हो जाए तो अपने माता पिता सह नहीं पाएंगे, तो उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए, उनके फ्यूचर की बेनिफिट के लिए उनके पेरेंट्स क्या करते हैं ना, अपने बच्चों का इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, आजकल तो लोग अपने फोन का, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी इंश्योरेंस कराते हैं यार। फिर तो बच्चा तो चलो फिर भी एक लिविंग थिंग है और बहुत बड़ी चीज है, तो फिर उसका तो करवाएंगे इंश्योरेंस। चलो, रिटायरमेंट प्लान्स। दोस्तों आपको पता होगा यार, हम जो पैसे कमा रहे हैं, हमारा यही एम है ना यार, कि मतलब आज से 25-30 साल, कोई बच्चे का होगा नहीं सर सिर्फ 10 साल कमाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे सर 60 ईयर्स तक मस्त कमाऊंगा, पेरेंट्स फैमिली सब खुश, मैं भी खुश, मेरे भी बच्चे होंगे तो कभी वो भी जाके आगे खुश हो जाएंगे, उनका भी फ्यूचर प्लान सब कुछ अच्छे से करूंगा। तो ये क्या है दोस्त, आप कुछ साल बाद रिटायर होना चाहते हो और उसके बाद ये जो लाइफ है आप इंजॉय करना चाहते हो, सीधी सी बात है। जैसे अगर आप मेरे को अगर पूछे तो मैं 60-55 तक काम करने की एक उम्मीद रखता हूँ कि हाँ मैं इतना तो आई होप काम कर लूँ। अगर ऑब्वियस बात है, अगर मैं उतना लाइफ स्पेन हुआ तो मेरा पता चला कल ही टपक गया, लेकिन वही है ना, मतलब एक आइडल काम कब तक करना है। लेकिन अब दोस्तों ये कहना रिटायरमेंट प्लान्स, जैसे मैं कभी 50 साल का होता हूँ, ठीक है, तुम मुझे मिलोगे, तुम बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे होगे, मैं तुम्हारे नीचे काम करा रहूंगा, तो उस टाइम दोस्तों तुम जब मुझे जॉब के लिए वापस ऑफर करोगे रिटायरमेंट प्लान्स, तो आप बोलोगे ना सर अभी क्या काम कर रहे हो आप, आपसे हम पढ़े हैं, आप ऐसा करोगे क्या? अभी एक काम करो, एक पॉलिसी बताता हूँ, आपको 55 साल तक काम करना है, उसके बाद आपको कुछ काम नहीं करना, आपको बस ये साल में जब तक आप काम करोगे आपको प्रीमियम पे करना है। आपने प्रीमियम पे करा, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अब वो इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे ही आप 55 ईयर्स के एज में आपने रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद वो इंश्योरेंस वाले आपका पूरा ख्याल रखेंगे। उसको बोलते हैं दोस्तों रिटायरमेंट प्लान्स। जब जब आपके साथ कुछ इमरजेंसी आ जाती है, आपको इंश्योरेंस वाले से क्या हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए ना, वो मेडिकल करके देंगे। आपको आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा देंगे। तो ये रिटायरमेंट प्लान्स ना, ये सब इसमें आता। ठीक है, चलेगा। चलो आगे, यूलिप पॉलिसी या यूएलआईपी पॉलिसी कह लो, इसमें क्या लिखा है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें ना दोस्तों आपको इंश्योरेंस के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का भी बेनिफिट मिलता है। जैसे आप मार्केट में आजकल देखोगे ना, एक नया सिस्टम चल रहा है कि आप हमारा म्यूचुअल फंड्स लो, बदले में हम आपको इंश्योरेंस में भी थोड़ा सा फायदा करके देंगे या थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे। आपको इंश्योरेंस अगर आप खरीदोगे तो हमारा उसमें बेनिफिट है ही। तो ऐसी पॉलिसीज भी दोस्तों मार्केट में आ चुकी है, या वाइस वर्सा कि आप हमारा इंश्योरेंस खरीदो, हम आपको साथ साथ हमारा म्यूचुअल फंड्स में भी बेनिफिट देंगे। तो ये होता है यूलिप पॉलिसी या यूएलआईपी पॉलिसी, दोनों भी कह सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों हमने लाइफ इंश्योरेंस वाला ये टॉपिक कंप्लीट किया है। दोस्तों मैं मानता हूं ये बहुत इजी नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर इस केस में ना आपको याद करना पड़ेगा। कोई बच्चा है जो इसे समझ कर ही लिख पाता है, तो दोस्त यहाँ पे आपको 5 में से 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो इस चीज को रट्टा कर लेता है, समझ तो लिया, अब क्या समझने जैसा इसमें, आपको ये वर्ड दिया है, अब दिया है तो मानना पड़ेगा, अब मानो चुपचाप, तो उस चीज को याद करो। समझ गया ना, एक बार मेरे मुंह से सुन लिया ना आपने कि अच्छा ठीक है ऐसा होता है, क्यों होता है, जान लिया ना। अब उस चीज को याद करो। कैसे याद करोगे? लिख कर याद करोगे। ठीक है, 1-2 बार लिखो, उस चीज को रीड करो बार बार, उस चीज को रिवाइज करना होगा आपको बार बार, और उसके बाद ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि ये पॉलिसी, ये एडवांटेज, और इस तरह से ही आपको एग्जाम में लिख कर आना है। जैसे 8 पॉइंट्स है ना, मिनिमम 5 याद कर लो। अगर कोई बच्चा है जो याद करने में बहुत वीक है, मतलब सर डिफिकल्टी होती है, तो 5 तो एटलीस्ट याद करो, जिसमें आप होल लाइफ पॉलिसी लिख सकते हो, ये एन्युटी लिख सकते हो, टर्म इंश्योरेंस लिख सकते हो, मनी बैक लिख सकते हो, चाइल्ड रिटायरमेंट, ये यूएलआईपी तो इतनी इजी है। तो ये 8 में से दोस्तों आप 6 तो पक्के ही कर सकते हो, तो कोशिश करो कि आप पूरे ही करो इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा बोलेगा सर इंश्योरेंस में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ से उसको ये पेन फेंक के मारूंगा, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, और वो है दोस्तों मराइन इंश्योरेंस या मरीन इंश्योरेंस, दोनों में से कोई भी कह लो। और उसमें दोस्तों अब ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं एक बार कितना बचा अपना। देखो मरीन में अपन इतना करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा फायर स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
तो मराइन इंश्योरेंस में आई होप आपको अपना सबसे स्टार्ट वाला एग्जांपल समझ में आया। जब एक शिप दूसरी जगह जाती है या दूसरी नेशन में जाती है तो अपने ये शिप का सामान दूसरे देश में अच्छे से पहुंचे, इसकी क्या गारंटी, कुछ हो गया तो, है ना। और सोचो जिसका सामान गया है उसने अपना 10 करोड़ का सामान भेजा और अगला भी वेट कर रहा था मेरे पास 10 करोड़ आएगा सामान तो मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। भाई इसका सामान भी गया ना, इसको पेमेंट मिला, तो इसको कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना। तो इसको जो प्रोटेक्शन देता है उसकी बेनिफिट ले सकता है, और वो है दोस्तों मराइन इंश्योरेंस। तो जितने भी लोग ना या जो इंटरनेशनल ट्रेड में होते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या फिर उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगता है, ANF2A का फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा था, मराइन इंश्योरेंस वाले जो है ना यार, ये लोग के पास जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादातर ये वही लोग होते हैं, और जो मतलब इंटरनली भी ट्रेड करें इंडिया के अंदर, लेकिन वाटरवेज के द्वारा, रोडवेज या रेलवेज के द्वारा नहीं, या एयरवेज के द्वारा नहीं, ठीक है। तो ये लोगों के पास होता है ये मराइन इंश्योरेंस, ज्यादातर यही लोग रखते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं टाइप्स में और चलते आगे, फिर फटाफट से इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वेज पॉलिसीज में क्या बोल रहा है यार, वेज पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वेज इररिस्पेक्टिव ऑफ अ टाइम, ठीक है। जैसे मेरा मराइन इंश्योरेंस है दोस्तों, तो मेरे मराइन में मेरी जो शिप है ना, मैंने उस चीज का इंश्योरेंस कर रखा है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ अ टाइम क्या बोला यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ अ टाइम। तो मेरी मराइन इंश्योरेंस में जो मेरी पॉलिसी है ना, वो मेरी शिप के लिए है, और अ पर्टिकुलर शिप, उसके अलावा कुछ नहीं। उस पूरी शिप का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, उस शिप का वो हैंडल हो गया, ठीक है। वो शिप के ऊपर ना एक, आप क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, एक वो शिप का पूरा फ्लैग हो गया। जो भी यार शिप में, कैसे शिप कभी आपने कभी इमेजिन की होगी, किसने टाइटैनिक मूवी देखा होगा, नहीं देखा होगा, बस आपको ये वाला पोज जरूर याद है। हाँ, लेकिन उस मूवी में ना वो जो टाइटैनिक में एक एक पार्ट उस चीज का, वो ये पॉलिसी में आ जाएगा, व्योच पॉलिसी, वेज क्या बोलेंगे इस के, सब चलेगा। तो व्योच पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वेज इररिस्पेक्टिव ऑफ अ टाइम। मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं देखो सिर्फ 5 साल के लिए फैसिलिटी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं तो सिर्फ 10 साल के लिए दे रहा हूँ भाई, लाइफ टाइम दे रहा हूँ। तो जब तक वो प्रोडक्ट जिंदा है, जब तक वो प्रोडक्ट को कुछ नहीं हो जाता, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। वो ये पॉलिसी व्योच पॉलिसी में आ जाएगा। सेकंड है भाई टाइम पॉलिसी। देखो यार सीधी सी बात है, टाइम पॉलिसी यानी कि एक ऐसी पॉलिसी जो जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे वो टाइटैनिक की जो शिप थी ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, समझो उस चीज की मैंने पॉलिसी ले रखी थी फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। मेरे पास सिर्फ 2 साल की उसकी पॉलिसी थी, और जैसे ही 2 साल खत्म हुए, जैसे ही मतलब आखिरी दिन था, उसके नेक्स्ट डे वो शिप निकली नई राउंड ट्रिप के लिए, और उसके नेक्स्ट डे उस शिप का खत्म, सिंक हो गई। क्या मुझे पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना भाई, क्योंकि मेरा जो टाइम पीरियड था वो सिर्फ था 2 साल के लिए, और वो शिप को 2 साल हो गए अच्छे से, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 2 साल खत्म हुए, उसके नेक्स्ट डे वो शिप गई थी घूमने, और वो शिप भाई डूब गई। क्या मुझे उस चीज के पैसे मिलेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पॉलिसी, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कुछ होता है तब आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं होता कुछ नहीं मिलेगा। मिक्स्ड पॉलिसी, वेज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी का मिक्सचर। फिर है दोस्तों वैल्यूड पॉलिसी, वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू। जहां पे दोस्तों आपको ना कुछ चीज का मार्केट वैल्यू समझ नहीं आता, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में दोस्तों वैल्यूअर, उस केस में ना एक्चुअरी का कोर्स आपने सुना होगा, जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, ये लोग कर सकते हैं एक्चुअरीज, ठीक है। तो एक्चुअरीज का ये जो कोर्स है ना, ये कर सकते हो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो। और उसमें दोस्तों आप लोग को बिठाया जाता है ऐसे, मैं आपको बताऊं एक्चुअरीज वाले कहाँ काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में तो फॉर श्योर काम कर सकते हैं। और यही रीजन की वजह से कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना सबका इंश्योरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, ओवरऑल इंश्योरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको कितना हमें प्रीमियम चार्ज करना है, सो दैट हमारी इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट हो। ये सारे एक्चुअरीज का कैलकुलेशन का काम होता है। तो मैथ्स वहां पे यूज होती है। कोई बच्चा होगा ना कि सर मैथ्स पढ़ के क्या हमारा कुछ भला नहीं हुआ, तो मैथ्स का ये फील्ड है, और इस फील्ड में बहुत पैसा है। चलिए फिर क्या है, वैल्यूड पॉलिसी हो गया हमारा। फिर है ब्लैंकेट पॉलिसी, इट कवर्स मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी। एक ही प्रॉपर्टी पे बहुत सारे रिस्क कवर करा लिए। जैसे मेरी वो शिप थी ना दोस्तों, शिप पे मैंने फायर इंश्योरेंस भी करा रखा था, मराइन भी करा रखा था, और लाइफ भी करा रखा था। लाइफ इंश्योरेंस मेरे शिप के गार्ड वालों का, है ना, मेरे शिप के क्रूमेट्स का, अगर उनको कुछ हो जाता तब मैं क्या करता भाई। तो उनकी लाइफ के लिए भी मैंने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा था, उनके लिए सब अलग से। और उसके बाद दोस्तों मराइन इंश्योरेंस तो था ही, और पूरी शिप को कवर करने के लिए फायर इंश्योरेंस भी था, ठीक है। तो एक ही प्रॉपर्टी को आप बहुत सारे पॉलिसीज में कवर करा दो तो उसे ब्लैंकेट पॉलिसी बोलते हैं। फिर है पोर्ट रिस्क पॉलिसी।
कुछ नहीं यार, बकवास है। जैसे दोस्तों हमने बात किया था स्टार्ट में, मुंबई पोर्ट से चेन्नई पोर्ट पे हमें जाना है, तो इस पोर्ट के भीतर अगर कुछ भी हो जाता है तो आपको कुछ सेफ्टी मिलना चाहिए ना, तो वो जो सेफ्टी है आपको पोर्ट रिस्क पॉलिसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कंपोजिट पॉलिसी क्या लिखा है, इज परचेस्ड फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर, मतलब कि एक पूरी शिप में आप सारी जो इंश्योरेंस की फैसिलिटी है सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी से नहीं 10-15 इंश्योरेंस कंपनी से खरीदते हो। नहीं यार, ये इसकी इंश्योरेंस कंपनी की जो ये कंपनी है ना, इसकी फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड की अच्छी है। लाइक ये लाइफ इंश्योरेंस वाला इसका बेनिफिट देता है, लेकिन मेडिकल बेनिफिट नहीं देता है, ये मेडिकल बेनिफिट बहुत कम देता है। यही दूसरा इंश्योरर जो है ना, ये लाइफ इंश्योरेंस वाला बेनिफिट कम देता है पर मेडिकल बेनिफिट देता है। तो मैं ये वाले से लाइफ लूंगा और दूसरे वाले से मेडिकल लूंगा, जो मुझे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं दोनों बेनिफिट्स किसी एक से नहीं लूंगा। तो ये वाली पॉलिसी है कंपोजिट पॉलिसी की, आप बहुत तरह तरह के इंश्योरेंस बेचने वालों से पॉलिसी खरीदते हो जहां पे आपका फायदा हो, सीधी बात। सिंगल वेसल पॉलिसी, जिसके पास मतलब अपन भी नहीं कह सकते, अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत सारी शिप्स होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका खुद का ऐसा 10-15 वेसल होंगे। कोई होगा आम आदमी जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है, उसका एक ही वेसल है, एक ही वेसल यानी कि शिप कहते हैं, एक ऐसी शिप जो फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है उसे वेसल कहते हैं। तो एक ये ऐसी वेसल जिसमें दोस्तों एक ऐसा इंसान जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शिप है और ये एक शिप का ही उसने इंश्योरेंस करा रखा है, तो दोस्तों वो वन शिप वेसल में आ जाता है या वन वेसल पॉलिसी में आ जाता है। अब ये जो है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी, फ्लीट किसे कहते हैं, सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर इंश्योर्ड अंडर सेम पॉलिसी, मतलब एक अकेला इंसान और इसके पास बहुत सारी शिप्स है, इसके पास बहुत पैसा है, तो इसको फ्लीट पॉलिसी कहते हैं। और जिसके पास एक ही शिप है और उसके पास एक ही पॉलिसी, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल वेसल पॉलिसी। ठीक है, और ब्लॉक पॉलिसी किसे बोलेंगे, कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज, जो कार्गो का ओनर है, जो शिप का ओनर है ना, इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस डैमेज इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसको समझो, मैं पानी में ले जा रहा था, ये शिप में आग लग गई, तो इसका जो ओनर है उसको पैसे मिलने चाहिए, पूरी शिप का ओनर जो है उसको कहते हैं दोस्तों ब्लॉक पॉलिसी। ट्रांसपोर्ट के वक्त कुछ चीज का गड़बड़ हो जाता है, शिप ही जल जाती है, तो उसका जो ओनर होगा वो ब्लॉक पॉलिसी ले लेगा। और एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी शिप्स है और वो बहुत सारी शिप्स को इन द सिंगल पॉलिसी इंश्योरेंस में कवर करना चाहता है, तो दोस्तों उसको फ्लीट पॉलिसी में कवर करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये फ्लीट पॉलिसी ब्लॉक पॉलिसी, मतलब ठीक है हम समझ पा रहे, हमने रीड कर लिया, आपके साथ थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया, लेकिन सर इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, भाई ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मतलब फ्लीट पॉलिसी क्या होता है आपने लिख दिया, ब्लॉक पॉलिसी क्या होता है आपने लिख दिया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, दोनों का आपको एक एक लाइन प्रिपेयर करना है और इसको याद करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये चीज का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे दोस्तों ये ब्लैंकेट पॉलिसी, ब्लैंकेट के दिमाग से मेरे ये वर्ड से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है और वो है कि मैं चादर लेके सो जाऊं, है ना, ब्लैंकेट पॉलिसी। अब मैं इसमें क्या लिख के आऊंगा बताओ ना, सोचो ना, ब्लैंकेट पॉलिसी आज तक हमने कभी से सुनी नहीं होगी। आप किसी को पूछोगे तो वो क्या बोलेगा ब्लैंकेट पॉलिसी के बारे में, वो पता है क्या बोलेगा, वही ना भाई, अगर मम्मी चादर नहीं दी तो हम मम्मी पे भी पैसे चार्ज कर सकते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि सर भाई मुझे सोना है यार, ब्लैंकेट चाहिए मुझे, ऐसी फालतू बात करेगा। तो ये ब्लैंकेट पॉलिसी से हमें कुछ याद नहीं आएगा, एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको ये चीज जो है थोड़ा सा दोस्तों याद करना पड़ेगा। कहते हैं ना रट्टा मारना पड़ेगा, हाँ वो रट्टा यहाँ पे करना पड़ता है, ऐसे टॉपिक्स में आपको रट्टा ही करना पड़ता है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए दोस्तों, एक और ऐसा ही रटने वाला टॉपिक आ चुका है, आज के इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक, 10 मिनट लगेगा यहाँ पे भी, और इसको हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। मैं मानता हूँ ये लेसन का ये जो लेक्चर है ना बहुत ज्यादा ड्राई है, इतना ज्यादा सेल्फ सेंट्रल टॉपिक है कि आप खुद से भी कर सकते थे, बट ठीक है। और इसमें एक और बात, आपने दोस्तों ये सब चीजों का ना स्क्रीनशॉट ले लेना, और जितना मैंने यहाँ पे लिखा इतना तो आपको एग्जाम में एटलीस्ट लिखना है, वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो। फायर इंश्योरेंस, दोस्तों देखो ये मेरा वेयर हाउस था, मेरे वेयर हाउस में मैंने बहुत सारा गुड्स रखा था, ये गुड्स की वैल्यू टोटल 10 करोड़ रुपए। मेरे इंश्योरेंस गोडाउन में, मेरे वेयर हाउस में कितना गुड्स रखा है मैंने, 10 करोड़ का गुड्स रखा है। क्या बात है भाई,
तो 10 करोड़ का गुड्स रखा है। और दोस्तों मैं घर पे सो रहा था, मुझे कॉल आता है कि भाई तेरे गोडाउन में ना आग लग गई है। गोडाउन का पता नहीं हार्ट अटैक पहले मुझे आएगा, क्योंकि मेरा 10 करोड़ का सामान जल गया ना दोस्त, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर 10 करोड़ का सामान, मेरा 10 करोड़ का स्टॉक मेरा जल जाएगा तो मैं बिजनेस क्या करूंगा। तो मुझ जैसे लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पीछे प्रोटेक्शन वाले होते हैं, उसको हम इंश्योरेंस कहते हैं। वो इंश्योरेंस वाला पता आएगा मेरे पास, बोलेगा ये आपका गोडाउन है, ठीक है, इसमें 10 करोड़ का गुड्स है, ठीक है, हम आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी देंगे। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके गोडाउन में आग लग जाता है, आपके गुड्स खराब हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम आपको पूरी की पूरी पेमेंट करके देंगे। आपको बस बदले में हर महीना इतना इतना प्रीमियम चुका देना है। समझ में आया? अब बिजनेस वाले ऐसे ही चलता है। अब आप बोलोगे सर इसमें इंश्योरेंस वाले को क्या फायदा? देखो यार, पहली बात तो ये कि इंश्योरेंस वाले इतना इजीली आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देते थे जब तक आप पूरा प्रूफ के साथ नहीं बता पाते कि इस आग लगने में आपके पीछे की कोई गलती नहीं है। सेकंड ये कि वो लोग प्रीमियम भी आपसे इतना चार्ज करते कि फाइनल रिजल्ट जो है उनका सही सलामत आ जाएगा। और थर्ड ये है कि यार आग लगने की प्रोबेबिलिटी ना ऐसे बहुत कम है। ये कोई ऐसा सिचुएशन है जो आपके हाथ में नहीं है और तुरंत ऐसा आग लग गई। क्या आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में रोज आग लगती है? या आप ऐसा किधर देखते हो क्या, अरे आज वो दूध वाला था ना, उसके दुकान में आग लग गई तो कल जाके आग लूंगा, दूध लूंगा उससे वापस आग लूंगा, बोल रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं ना, ये बहुत रेयर सिनेरियो है। कभी गलती से ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए, ऐसी कोई मिसहैप हो जाए तब आग वाग लगती है। ऐसा तो है नहीं ना यार, हम ऐसा आग से खेलते हैं, अरे आग लग गई इंश्योरेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इंश्योरेंस वाले ऐसा कमाते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर लगना इज वेरी लेस, और अगर लग भी जाए तो उनका काम हो जाता है पूरा प्रीमियम के द्वारा। चलो अब चलते हैं और इसके टाइप्स को समझते हैं। पहला है दोस्तों वैल्यूड पॉलिसी। यार जब इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड करते हैं कि मेरा जो गुड्स है 10 करोड़ का है, तो आप मुझे इस पे कितना इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, इसको बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी। फिर है दोस्तों एवरेज पॉलिसी। इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू और इट इज अंडर वैल्यू, देन द इंश्योर इज लायबल टू पे परसेंटेज ऑफ लेस फॉर विच इट इज इंश्योर्ड। चलो वापस बढ़ते हैं। If subject matter is not insured as per the exact market value or it is under value। जैसे दोस्तों ये गुड्स था, इसकी मार्केट वैल्यू थी 100 रुपए की, लेकिन इंश्योरेंस वाला जो है मेरे को इसका 80 रुपया ही दे रहा है, तो मेरे साथ गलत हुआ कि नहीं? देन इंश्योरर, अब जो इंश्योरेंस वाला था ना, वो मुझे पे करेगा फॉर लॉस विच इट इज इंश्योर्ड। मतलब कि दोस्तों अगर कोई मार्केट वैल्यू 100 रुपए की है, उससे मेरे को 80 दे रहा है ना, तो उसको 80 भी चुकाना है। जो 20 नहीं चुका पाया, ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने उस चीज का इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं किया था। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये बोलती है हम तेरा गुड्स, हाँ मानता हूं मैं मार्केट में 100 रुपए की है, पर ये मेरी नजर से मैं तेरे को सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए तक का ही प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, बाकी 20 सॉरी माफ कर। इसको एवरेज पॉलिसी कहते हैं। स्पेसिफिक पॉलिसी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड। मतलब देखो ना, ये पूरे वेयर हाउस में, ये दोस्तों मेरा वेयर हाउस है, ठीक है, ये पूरे वेयर हाउस में समझो मेरे पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीमियम गुड्स था, जिसको देखकर इंश्योरेंस कंपनी वाले बहुत खुश हो गए कि तेरा पूरा गोडाउन में जितना भी सामान है सब फालतू है, पर ये जो गुड्स है ना ये बहुत अच्छा है, हम इसकी प्रोटेक्शन के लिए तुझे इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे सकते हैं। इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे मैं तुझे इंश्योरेंस की फैसिलिटी दूंगा, बस उस पे ही दूंगा, उसके अलावा किसी पे भी नहीं दूंगा। उसको कहते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी। टेंशन मतलब सबको स्क्रीनशॉट देने का मैं टाइम दूंगा पर्टिकुलर, और आप लोग फिर दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर इतने एटलीस्ट पॉइंट्स लिखने हैं और इसमें एक एक लाइन और ऐड ऑन करनी है, और एग्जाम में फिर इस चीज को याद करके जाना है, नहीं तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब आप कहोगे सर कैसे याद करेंगे, इतना आसान है, तो इतना हार्ड है सॉरी। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में अभी भी करीबन 2 से 3 महीने, 2 से 3 बोल रहा हूँ, बहुत टाइम है अभी। जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो नहीं करके भी शायद 4 to 5 मंथ्स है। 5 मंथ्स के अंदर अगर आप ये 3 आंसर याद नहीं कर सकते तो आप 12th के बच्चे कहलाने के लायक नहीं हो, आपको 4th या 5th क्लास में होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी 4th के बच्चे को 5 महीना देता हूं और मैं उसको बोलता हूं कि लाइन बाय लाइन याद करके दिखा, तो भाई वो भी 1 महीने के अंदर याद करके दिखा देगा। तो अब शायद आप 4th के बच्चे तो होने, आप उससे बहुत दिमाग वाले हो, तो बताओ, अपने आप को प्रूफ करो कि आसान है ये सब। चलो, फ्लोटिंग पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर गुड्स व्हिच आर लाइंग एट अ डिफरेंट लोकेशन और गोडाउन और वेयरहाउस। देखो दोस्तों, गोडाउन और वेयरहाउस में कंफ्यूज नहीं होना है। गोडाउन और वेयरहाउस एज इन सच इस वर्ड में कोई डिफरेंसेस नहीं है। वेयरहाउस और गोडाउन मिलते जुलते वर्ड से, एक्सचेंज के साथ यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा नहीं, ये अपनी इंडियंस जो है ना वो गोडाउन वर्ड ज्यादा यूज करती है, आपने देखा होगा। वेयरहाउस अपने यहाँ पे
कम बोलते हैं। और जनरल अगर ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन या कंपैरिजन करना हो तो वेयर हाउस जनरली बहुत ज्यादा बड़ा होता है और गोडाउन थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर। ठीक है, चलो अब फ्लोटिंग पॉलिसी उस पर लिया जाता है जो कुछ गुड्स महाराष्ट्र में रखा है, कुछ गुड्स दिल्ली में रखा है, कुछ चेन्नई, कुछ कोलकाता, ऐसे ऐसे जगह पे अगर रखा होगा सामान तो कैसे पता चलेगा भाई? तो इस केस में आप क्या करोगे, आप फ्लोटिंग पॉलिसी लेते हो। एक्सेस पॉलिसी, ये मस्त लगा मेरे को ये पॉइंट जब मैं लिख रहा था। जैसे देखो देखो दोस्तों, ये मेरा वेयर हाउस है, मेरे वेयर हाउस में गाइस 10 करोड़ की सामान, 10 करोड़ का सामान, 10 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी, एकदम क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कल हमारी गवर्नमेंट से ना मुझे नोटिफिकेशन आया कि तेरे जो गुड्स है ना, लाजवाब गुड्स है, हम इसका प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं। ये जो वेयरहाउस में मेरे गुड्स रातों रात 10 करोड़ थे, सुबह उठकर 20 करोड़ के हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट मुझे मिला या फिर लोगों के बीच में इसकी उत्साह बढ़ गई। जैसे टमाटर दोस्तों कहां 20 से 30 रुपए के या 40 रुपए जितना भी उसका रेट हो, लेकिन वो कैसे 240 पहुंचा, ये सोचा आपने कभी? नहीं ना। तो ये जो 240 पहुंचा, सोचो ना यार, मेरे पास 100 किलो टमाटर है मेरे कमरे में और मैं उसको 40 में बेचता था, लेकिन कल मुझे पता चल गया कि उस टमाटर का जो प्राइस है 240 रुपए, बैठे बैठे 200 कितना परसेंट का प्रॉफिट रेट हो गया, 200%। अब ये जो 10 करोड़ है दोस्तों, 20 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन हो गई, मैं भाई खुश हो गया, बैठे बैठे 10 करोड़ का मेरा भाव बढ़ चुका है, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों अब ये जो प्रॉपर्टी बढ़ी है ना, कितने से बढ़ी? 10 करोड़ से बढ़ी, एक्स्ट्रा 10 करोड़ से। तो ये एक्स्ट्रा 10 करोड़ से इसके ऊपर भी मुझे इंश्योरेंस की अगर मैं पॉलिसी लेता हूं तो उसको बोलते हैं एक्सेस पॉलिसी। ठीक है, समझ में आया? फिर है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। दोस्तों देखो, ये ऐसी पॉलिसी जिसमें आपको ना पैसे कंपेंसेट नहीं मिलते। जैसे आपके, मैं आपको बताता हूं, जैसे ना दोस्तों आपने, हाँ कैमरा के पीछे बच्चा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके पास एक फोन था, कौन सा फोन चाहिए? बच्चा कह रहे सर अभी 15 आने वाला है, आईफोन करके कंपनी है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं, तो आईफोन 15 अल्ट्रा अल्टीमेट प्रो मैक्स, ठीक है, वो आपको चाहिए। कितने रुपए का फोन है? सर 5 लाख का फोन है। ठीक है, क्या बात है। अब वो जो 5 लाख रुपीज का फोन है उस पर आपने ना इंश्योरेंस करवाया था दोस्त, अब अनफॉर्चुनेटली उसमें आग लग गई, आपने ना फायर इंश्योरेंस कराया था। ठीक है, अब ये जो फायर इंश्योरेंस है ना दोस्तों, आपने पता है कौन सी पॉलिसी ली थी? रीइंस्टेटमेंट। अब वो इंश्योरेंस वाले ना, वो आपको 5 लाख रुपए नहीं देंगे, वो आपको सेम टू सेम फोन ला कर देंगे, वो आप उस चीज की रिप्लेसमेंट कर देंगे प्रॉपर्टी की, आपको उतने पैसे नहीं देंगे, प्रॉपर्टी की रिप्लेसमेंट देंगे। ठीक है, मेन डिफरेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्ले है यहाँ पे, प्रॉपर्टी का एक्सचेंज करके देंगे, आपको उतने पैसे नहीं देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज, देखो यार दोस्तों, वैसे ना इंश्योरेंस पॉलिसी में ना आप ऐसे समझो फायर कवर होती है, कभी गलती से फायर लग गई तो आप लेकिन बोलोगे सर गलती से मतलब कैसे, ऐसे कैसे पड़े पड़े फायर लग सकती है? क्या पता किधर वॉर चल रहा हो, क्या पता किधर राइट्स चल रहा हो, क्या पता किसी ऐसी जगह हो जहां पे दोस्तों गैंगस्टर का बहुत ऐसा चोरी डकैती वाले लोग बहुत होंगे, तो उन्होंने क्या करा ना, ऐसे वो लकड़ी में आग लगाया, मेरे दुकान में आग लगा दिया और हमारे साथ 4-5 आग दुकानों को और जला दिया। सर ऐसा होगा तो क्या हमें इंश्योरेंस की पॉलिसी का क्लेम मिलेगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे बाकी पॉलिसीज में नहीं मिलता है, कोई भी इस चीज को कवर नहीं करती, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में ना ये चीज भी कवर है। जैसे यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो सोचो ना कितने लोगों की जो शॉप से वो फायर में आ चुके होंगे, और अगर वो लोगों ने फायर इंश्योरेंस लिया हो और उसमें भी दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी तो मर गई होगी उनका पेमेंट चुका चुका के, क्योंकि उनको यहां पे कंपनसेशन मिलेगा। मेजर डिफरेंस। चलो आखिरी 2 टॉपिक है और इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करेंगे। 8th है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड लॉस ऑफ अ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। दोस्तों देखो यार, हम लॉस जो है ना हमेशा उस चीज का मिलता है जिस प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में आपको ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको आप नहीं देख सकते, आपको उसका भी इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जाएगा, और वो है दोस्तों गुडविल और ऐसी बहुत सारे इंटेंजिबल जैसे पेटेंट प्रॉपर्टीज, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर भी आप पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हो। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। अरे दोस्तों यार मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे मॉल गए हैं कभी? मतलब ऐसे मॉल या बड़ी होटल्स या ऐसी ट्रेन जिसमें अगर फायर होता है तो अलार्म बजने लग जाता है, और अलार्म जैसे ही बजता है उसमें जैसे ही फायर या स्मोक आया तो उस अलार्म से बजने से ऊपर ना ऐसे रूफटॉप पे आप देखोगे कुछ तो ऐसा सर्कल होता है, और इन इमरजेंसी केसेस या जब स्मोक एमिट्स होता है या फिर फायर होती है तो इससे पानी निकलने लग जाता है, एकदम फुल फोर्स में पानी आता है।
अभी ट्रेन थी कोई, तो उसमें एक पैसेंजर शायद स्मोक कर रहे थे, तो स्मोक के कारण स्प्रिंकल हुआ और जो पैसेंजर्स थे ऐसे ही बैठे आराम से, अचानक उन पर बारिश होने लग गई, क्योंकि वो जो ट्रेन के ऊपर का जो ये स्प्रिंकलर था, इसका काम यही है, अगर इसके अंदर स्मोक या फायर जाता है तो ये पानी ऐसे फ्लो कर देगा। अब दोस्तों सोचो ना यार, वो पैसेंजर शायद आप में से भी कोई हो, आप ऐसे बैठे होंगे, अरे भाई मस्त सा मौसम, गर्मी है यार, लेकिन अचानक से पानी आने लग गया, लेकिन वो फायर अलार्म भी बजी थी, तो एक बार को आपका तो स्ट्रेस आ गया होगा, अरे भाई किधर तो ट्रेन में आग लग गई है, भागो भागो भागो। लेकिन अब दोस्तों सोचो, कभी ऐसे ही मॉल में भी आपने देखा होगा, ये पता है क्यों होता है, अगर मॉल में कभी आग लग जाती है तो जो स्प्रिंकलर होते हैं उससे अगर पानी ऐसे गिरेगा तो वो आग बुझ जाए और सब कुछ सेफली हो जाए। अब दोस्तों आपको मैं बताऊं, ऐसा कभी कभार होता है कि वो जो स्प्रिंकलर है, या आप इसे वाटर स्प्रिंकलर कह सकते हो, ये अपने आप चालू हो जाता है, भले इसमें कोई फायर या कोई स्मोक नहीं गया हो। सोचो ना यार, एक बहुत बड़ा मॉल, उसमें उसके सारे फायर अलार्म बजने लग गए, सारा वो पानी का वो खुल गया और सारा पानी नीचे, और बाद में पता चलता है कि कोई आग लगी नहीं थी और कोई स्मोक हुआ ही नहीं था। इस केस में उस मॉल का कितना नुकसान हुआ होगा। सोचो ना, नीचे पूरे कपड़े पड़े हैं, कपड़ा पड़ा है, गुड्स पड़े हैं, टॉयज पड़े बच्चों के, और बहुत सारे सामान, गोल्ड ज्वेलरीज पड़ी है, सब पे गिरा पानी और सब अपनी जान बचाने के लिए भागे, और लेकिन बाद में पता चला तो भाई आग तो लगी ही नहीं थी। अब क्या करोगे? गलत हुआ कि नहीं? बहुत बहुत गलत हुआ ना आपके साथ, तो मतलब ऐसा मामू बनाया आपको। तो ऐसे केसेस में स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी लिया जाता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, बाय एनी चांस अगर सोचो ना यार, स्प्रिंकलर में ही डिफेक्ट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज का ध्यान रखती है। कभी ऐसा गलती से हो जाता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करा कर देती है। तो ये था दोस्तों हमारे इंश्योरेंस का पूरा एंटायर टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दोस्तों आज का इस टॉपिक को आपको ना याद करना है यार, इसमें समझना जैसा कुछ था नहीं, जितना समझ सके आप समझ लिए इस पूरे लेक्चर में, उतना ही समझना है। समझने पे इस पे फोकस आपको थोड़ा कम करना चाहिए। एक बार मेरा लेक्चर देख लिया बहुत है, अब बारी है आपको नोट्स बनाना है और उस चीज को याद करने में समय लगाना है, ठीक है। मेरे को याद है, मैं भूला नहीं हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, तो प्लीज मैं यहाँ से कट लेता हूँ, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक भी कर देना यार दोस्तों इस बात पे, ठीक है। मैं यहाँ से साइड में रहकर आपसे बातचीत करूंगा, आपको क्या करना है, लेक्चर को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और प्यार बांटते रहो यार। ले लिया भाई, फटाफट ले लो सारे स्क्रीनशॉट्स। मराइन इंश्योरेंस को अच्छे से करना है, सारे इंश्योरेंस को इंपॉर्टेंट देना है, ये टाइप्स आपको याद करने हैं। अगर 9 टाइप्स है तो आपको एटलीस्ट 6 आने चाहिए, 8 है तो एटलीस्ट 5 आना चाहिए। डिफिकल्ट है मानता हूं, लेकिन अभी से 6 महीने, या 6 महीने चलो ज्यादा हो गया, अभी से 4 से 5 महीने आपके एग्जाम्स में, अगर आप 4 से 5 महीने में आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो, इस 3 टॉपिक को याद नहीं कर सकते, तो शायद आपका 12th पास होना कोई सेंस नहीं बनता। चलो एक और फायर इंश्योरेंस का फटाफट, ये डायग्राम वायग्राम मत बताना, कुछ काम के नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए। तो चलो यार दोस्तों, फिर अब इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलता हूं आप सभी से लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 भी बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि उसमें हम ट्रांसपोर्ट के बारे में सीखेंगे दोस्त मेरे भाई। रोडवेज क्या होता है, एयरवेज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अपना वाटरवेज वाला आई होप आप सभी को पता है, और रेलवेज, रेल ट्रांसपोर्ट भी आई होप आपको पता है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर वो करने वाले, और नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं कराने वाला हूँ, सिर्फ एक ऐसे डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में 4 टॉपिक यहाँ रखूंगा, डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में, सबको रीड आउट कर लेंगे एक बार, हार्डली 20 मिनट कुछ होगा, वो उससे ज़्यादा नहीं खींचूंगा, और वो लेक्चर को एंड कर दूंगा। और फिर लेक्चर नंबर 6, 10 मतलब जो 7th एंड 8th होगा वो भी एकदम इजी, और इसी के साथ इस लेसन को भी हम यहाँ पे एंड अप करेंगे। तो चलो यार दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, आई होप आपको हमारे साथ पढ़ के मजा आ रहा है। मिलता हूँ आप सभी से OCM में लेक्चर नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए मजे करो, पढ़ाई करो, और पढ़ाई करो यार, वो जरूरी है।